अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी, तो हमारी आज की वीडियो स्टार्ट होती है। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आपका पहला स्टेप जो है वो कहाँ से होगा, आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। अब ये वीडियो मैंने असल में इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो वीज़ा वाली अपलोड की थी तो उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस मिले और कॉल्स आई कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन की है, आपने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था। तो सबको अलग अलग से रिप्लाई करना या क्यूरीज को सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो बल्कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और मैं उस कमेंट का जवाब दे दूं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे मैं जवाब दे सकूंगी। अगर आप अलग अलग से मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप वीडियो सुने, देखें, उसके बाद आपकी जो भी क्यूरीज हैं, आपका वो कोई भी क्वेश्चन है, आप उसके नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है या मेरा ईमेल आईडी नहीं है या मुझसे वो कांटेक्ट नहीं कर सकते तो उनको भी उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो चले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अगर डेफिनेटली अगर आप जैसे पाकिस्तान या इंडिया से आपने मूव करना है तो आप स्टडी के लिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन ये होता है कि हमने एक फंडेड जो है वो या आप ये कह लें कि एक फंडिंग बॉडी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास एक स्कॉलरशिप होना चाहिए और वो एक हेल्दी स्कॉलरशिप हो जिसमें आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो सके। तो अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम 3 तरह के स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि मोस्ट कॉमन या फिर फेमस स्कॉलरशिप है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड वन होता है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड, जो कि फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सुपरवाइजर आपको जो है वो फंड्स देते हैं। अच्छा, अब आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमने अपनी जो रिलेटेड फील्ड है वो सर्च करनी है कि वो किस किस यूनिवर्सिटी में है। अब आपके पास टोटल जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने उनमें से देख लेना है कि आपके जो फील्ड है, जैसे मेरी जो है वो मेडिकल फील्ड है तो डेफिनेटली जो भी मैं बात करूँ वो मेडिकल से रिलेटेड ही करूँगी। और जो मेरी पीएचडी है वो भी मेडिकल साइंसेज में है और जो उसकी स्पेशलिटी है वो रेडियोलॉजी में है, क्योंकि मेरा जो बीएस है या मास्टर्स है वो मेरा रेडियोलॉजी में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने रिलेटेड फील्ड किस यूनिवर्सिटी में है उस यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ मेरा रिसर्च एरिया जो है वो मैच करता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो सीटी या एमआरआई से मेरा मतलब इंटरेस्ट है, या मेरी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी सीटी एमआरआई में है, या मेरी जो पब्लिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली मैं उसी तरह का प्रोफेसर सर्च करूँगी जिसके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सीटी स्कैन और एमआरआई में ही हों। तो इसी तरह अगर आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं या आप ऑपरेशन थिएटर से हैं या फिर आप नर्सिंग से है, मतलब आपके पास मेडिकल लेबॉर्ट्री कोई भी आपका मतलब फील्ड है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना डिपार्टमेंट सर्च करना है कि वो किस यूनिवर्सिटी में है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है। कम से कम आपने 3 से 4 प्रोफेसर जो एक यूनिवर्सिटी के अपने पास लिस्ट बना लें। उस लिस्ट में उस प्रोफेसर का नेम, उसकी स्पेशलिटी, कि उसका रिसर्च वर्क किस में है, उसके बाद इसका ईमेल आईडी, ये आपने अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है कि एक ईमेल लिखनी है अच्छी सी। अब ये ईमेल कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और साथ में अपनी आपने एक सीवी तैयार करनी है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स, आपकी एकेडमिक्स, आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपके पब्लिकेशंस, आपकी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसमें ऐड करनी है। लेकिन उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने मतलब आपका जो होम एड्रेस है या मैरिड है नहीं है, इस तरह की आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से आपकी जो बेसिक्स हैं वो सारी आपने उसमें ऐड करनी है। अच्छा, अब आपकी सीवी बन गई है, आपने एक कवर ईमेल जो है वो बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रोफेसर को मेल करनी है। अब आपने एक यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे एक ही प्रोफेसर को मेल करनी है। ये नहीं करना कि आप एक यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम 3-3, 4-4 प्रोफेसर्स को मेल कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, उनको पता होता है। और बहुत सारा इन केसेस में ऐसा भी होता है कि वो आपस में डिस्कस करते हैं जब आप उनके पास एक अपॉर्चुनिटी जाती है
कि मैं आपके पास मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रही हूँ, तो वो आपस में भी डिस्कस करते हैं, आपके सीवी को आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जब आप एट अ टाइम 2 प्रोफेसर को मेल करेंगे तो ये एक बैड इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, क्योंकि मेरे अपने केस में ऐसा हुआ है कि मैंने एक प्रोफेसर को मेल किया, तो उसके बाद उसने कहा कि मेरी जो रिसर्च फील्ड है वो आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने कोलीग को रेफ़र कर देता हूँ आपकी सीवी, और उनके कोलीग ने फिर मुझे रिप्लाई बैक किया, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोफेसर को मेल करनी है। अब आपने मेल किस टाइम पे करनी है, आपने किसी भी कंट्री के लिए करना है तो आपने मेल कोशिश करें मंडे मॉर्निंग हो और टाइम हो 8 से 9 या 10 बजे के दरमियान में, अर्ली मॉर्निंग में आपने। अब जैसे मेरे केस में मैं क्या करती थी कि सुबह 3 से 4 बजे मैं उठ के अपनी मतलब जो ड्राफ्ट थे वो सारे मैं वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे को बना के रखती थी, और मंडे की अर्ली मॉर्निंग में मैं उठ के उनको सिर्फ सेंड करती थी कि मैंने जो हर यूनिवर्सिटी के एक एक प्रोफेसर को मैंने सेलेक्ट किया होता था। अच्छा, अब आपने प्रोफेसर को मेल कर दी, उसके बाद फिर आपने 3 से 4 दिन कम से कम वेट करना है। विदन वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं, जो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे हैं, अगर उनके पास पोजीशन है तो आपको वो विदन आवर्स भी रिप्लाई कर सकते हैं या विदन डेज आपको वो रिप्लाई कर देंगे। अगर नहीं भी है तो भी वो आपको नेगेटिव रिप्लाई भी अगर करते हैं तो भी आपसे वो अपोलोजाइज करते हैं कि हमारे पास जो वो पोजीशन नहीं है, तो इस टाइम में आपको इस तरह की कोई पोजीशन जो है वो ऑफर नहीं कर सकता। अब अगर बाय चांस आपको किसी प्रोफेसर से मेल जो है वो नहीं मिलती, तो आप 3 से 4 दिन के बाद एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर उसको दोबारा से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि मैक्सिमम 15 डेज एक प्रोफेसर का वेट करना है, उसके बाद आप अगले पे चले जाएं, ठीक है। अगर आपको वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, आपने एक दफ़ा रिमाइंडर भेज दिया, ठीक है, क्योंकि आपको लगा था कि ये प्रोफेसर बहुत अच्छा है, इसकी रिसर्च फील्ड जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है, तो आप उसको रिमाइंडर भेज दें, ठीक है। अगर आप नहीं भी भेजना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसके बाद अगले प्रोफेसर पर चले जाए जो आपने लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर प्रोफेसर ने आपको ओके कर दिया है, मतलब आपको पॉजिटिव रिप्लाई कर दिया कि ठीक है मैं विलिंग हूँ, आपकी सीवी जो है वो मेरे साथ मैच करती है, तो मैं आपको पीएचडी पोजीशन के लिए ले सकता हूँ, तो फिर क्या होगा कि वो आपसे मतलब कम्युनिकेट करेगा और आपको कहेगा कि मैंने आपका एक जो है वो इंटरव्यू कॉल करनी है, ठीक है। वो जूम पे हो सकती है मीटिंग, वो जिस तरह से भी वो चाहेगा वो आपकी एक वीडियो कॉल पे आपकी एक मीटिंग जो है वो या इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर लेगा। अब इंटरव्यू में जो है वो क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, किस तरह से मतलब पूछते हैं, आपने किस तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, उसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के गाइड करूँगी। अच्छा, अब आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आपको प्रोफेसर ने ओके कर दिया है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे कि या तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रोफेसर से डिस्कस करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि प्रोफेसर कहे कि मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट है और मैं आपको इसी प्रोजेक्ट पे लूँगा, तो आप इसी का रिसर्च प्रपोजल बनाएं। अब अगर आपने अपना बनाया तो डेफिनेटली वो तो आप पहले से उसको शेयर करेंगे और आपने अपने पास बना के रखा होगा, लेकिन अगर प्रोफेसर आपको कहता है कि मेरे प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है, तो वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो रिसर्च प्रपोजल जो है वो शेयर करेगा, और उसको फिर जो है वो आपने मॉडिफाई करके बना लेना, और उसमें आपको प्रोफेसर जो है वो फुल टाइम आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो आपकी एडमिशन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसके बगैर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया, और साथ में सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ गया। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो आप उस टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने साथ साथ कंप्लीट कर लेनी है। उन डॉक्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास जॉब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपने कोई भी इंटर्नशिप्स है, कोई भी आपकी ट्रेनिंग है विदाउट पे है, जो भी है आपकी, वो सारे आपने उसमें जो है वो ऐड करने हैं। उसके बाद फिर आपकी आ जाती हैं पब्लिकेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा मेन इम्पैक्ट डालती हैं आपकी एप्लीकेशन में। अगर आपके पास इंटरनेशनल या नेशनल पब्लिकेशंस हैं तो आपकी सीवी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। अभी अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है तो आप इस पे अभी से काम करें, कम से कम 1 2 3 जितनी भी आप मैक्सिमम पब्लिकेशंस कर सकते हैं तो आप करें। अब मेरे अपने केस में मेरे पास इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस भी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है मेरी, उसके बाद मेरे पास बुक चैप्टर्स भी थे इंटरनेशनल लेवल के, तो जिसकी वजह से मेरी अपनी जो सीवी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये आपकी सीवी पे डिपेंड करेगा कि भाई आपको स्कॉलरशिप किस तरह का मिलता है।
उसमें किस तरह के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर्स, जो आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उससे आपने बनवा लेना। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीएस वाला करेंगे, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएस और मास्टर्स दोनों के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर्स जो है वो प्रीवियस इंस्टीट्यूट से ले लेने हैं। अब आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अब अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं और आपकी जो प्रीवियस डिग्रीज हैं, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो आइल्स है वो वेव ऑफ हो सकता है। जैसे मेरे अपने केस में ये हुआ था कि मैंने आइल्स जो है वो प्रिपरेशन तैयार की थी, लेकिन क्योंकि मुझे तकरीबन 10 दिन पहले जो है वो सुपरवाइजर ने ओके किया, उसके बाद मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया, ये सब कुछ और एप्लीकेशन सबमिट की, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आइल्स का जो टेस्ट है वो दे सकूँ। अभी मैंने टेस्ट नहीं दिया था, इसलिए मैंने एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दी और साथ साथ मैंने जो उनकी एडमिशन कमेटी है उसको एक ईमेल कर दी थी कि मैंने अभी आइल्स नहीं दिया, तो क्या इसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन पर कोई इम्पैक्ट होगा। लेकिन यह है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशंस हैं और जो मेरी प्रीवियस डिग्रीज हैं वो दोनों इंग्लिश में हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस केस में आपका आइल्स है वो वेव ऑफ हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो सीवी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से आपके स्कॉलरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब इसी वजह से फिर जब मेरा एडमिशन हुआ और मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई तो उन्होंने आइल्स का इसमें जिक्र ही नहीं किया, इवन मतलब उन्होंने कहा ही नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको जब ऑफर लेटर देते हैं तो वो कंडीशनल दे देते हैं कि आप जब आइल्स कर लेंगे और उसमें इतने बैंड्स ले लेंगे या पीटी ही आप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो फिर आपकी जो है एडमिशन कंफर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था कि आइल्स जो वो वेव ऑफ हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर हम बनवाते हैं रेफरेंस लेटर्स, जो कि आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर से, मतलब सीनियर टीचर से, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, जो भी जितने भी सीनियर आप टीचर हैं उनसे आप बनवा लें। तो कम से कम आपके पास 2 रेफरेंस लेटर जो है वो होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं। उसके बाद फिर आपकी सीवी है और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं, ये किस तरह से लिखते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट इसका प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से एसओपी जो है वो लिखनी है। उसके बाद फिर एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारे पास, रिसर्च इंटरेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसकी वजह से आप जो है वो स्कॉलरशिप आप ये कह लें कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे बेस करते हैं। तो ये भी एक लेंथी टॉपिक है, अभी हमारी वीडियो जो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप बोर भी हो जाएंगे, इसलिए हम इसको अलग से किसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपने रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से लिखना है। ये कम से कम आपके 2-3 पेजेस हो जाते हैं। मैं इवन अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट था वो आपके साथ शेयर करूँगी डॉक्यूमेंट, ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए। अच्छा, उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से हर यूनिवर्सिटी के अपनी डेडलाइंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप को 2-4 यूनिवर्सिटीज़ का मैं बताऊं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, उसके बाद मोनाश यूनिवर्सिटी है, यूएनएसडब्ल्यू है। अब इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनका सिंगल राउंड होता है कि मतलब साल में एक ही दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके 2 राउंड होते हैं कि मीन्स आप साल में 2 दफ़ा कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके 3 या 4 राउंड्स होते हैं, तो आप साल में 4 दफ़ा, जैसे यूएनएसडब्ल्यू है, ठीक है, ये सिडनी में है यूनिवर्सिटी, इसके 4 राउंड्स होते हैं, तो आप साल में 4 दफ़ा एप्लीकेशन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सबमिट कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आप किसी भी टाइम साल में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप लेना है तो डेफिनेटली जब स्कॉलरशिप की डेट्स जो है वो ओपन होंगी तभी आप एप्लीकेशन अगर सबमिट करेंगे तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर नहीं होगा। तो इसलिए जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जो है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुछ की सितंबर में जो है वो एंड होती है। तो अगर आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करना स्टार्ट करें। आप अभी से प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट करें, ईमेल करना स्टार्ट करें। कम से कम आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे जब आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एट अ टाइम 3 से 4 प्रोफेसर की 3 से 4 प्रोफेसर मीन्स के 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेप्टेंस आपके पास हो, और आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसमें फिर ये होगा कि आपके चांसेस जो है स्कॉलरशिप के इंक्रीज़ हो जाते हैं, कि अगर आपको एक जगह से फुल स्कॉलरशिप नहीं मिला, दूसरी जगह से मिल जाएगा, तीसरी जगह से मिल जाएगा, तो इस तरह से आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन मेरे केस में ये हुआ था कि आप इसको मेरी
अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुड लक कह लें कि मैंने सिंगल यूनिवर्सिटी में जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट सबमिट की थी और मुझे वहीं से ही फुली फंडेड जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर हुआ था। इसके अलावा मैंने 2 और यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके प्रोफेसर्स ने मुझे ओके किया था, लेकिन उनके अभी मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी क्योंकि उनके डेडलाइन जो है वो गुजर गई थी। तो मेरा इरादा था कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे ना हुआ तो मैं सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे उनको ले लूँगी। तो फिर मैं मतलब आप ये कह लें कि उनके लिए जब मैं स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करती हूँ तो मैं 2024 में जो है वो अपनी पीएचडी स्टार्ट करती, क्योंकि उनके जो 2023 वाले इनटेक थे वो गुजर चुके हुए थे। तो आज की वीडियो जो है हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल में मैंने आपको जो बेसिक प्रोसीजर था वो सारा बता दिया है कि आपने किस तरह से अपने एडमिशन के लिए स्टेप जो है या आप ये कह लें प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ तक अभी स्टार्ट करें, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी अपनी जो एप्लीकेशन थी जो मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट की थी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जो मेरा अपना ऑफर लेटर था वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो मेरा स्कॉलरशिप था उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रही हूँ और उसमें मेरी जो फैमिली है वो भी स्पॉन्सर है। तो ये मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको विद प्रूफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें।